हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी के लिए मैराथन क्लास। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं ऑल सीटेट पेडागोजी को, साथ में हिंदी के पैराग्राफ को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी इसमें लिए गए हैं। कुछ जो मेन पॉइंट है वो भी यहाँ पर डिस्कस होंगे। अगर आप ये क्लास देख लेंगे तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। क्लास देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसमें से आपको बहुत सारा कंटेंट जो है एग्ज़ाम पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसी विश्वास के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले कर लेते हैं माता सरस्वती को नमन और उसके बाद शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जय माता सरस्वती। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर दिया है भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों वाक्यों का एक समूह है। बात कर रहे हैं भाषा क्या है, तो भाषा जो है संस्कृत के भाष्य शब्द से लिया गया है। इसमें क्या होता है, वाक्यों का जो एक सार्थक समूह निकलता है, शब्दों का समूह निकलता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात किसी के समक्ष हम अपने विचारों का अपने भावों का उजागर कर रहे हैं, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, यही हमारा भाषा कहलाता है। यही माध्यम जो है ये भाषा कहलाएगा। भाषा जो है ये कौन सा नियम फॉलो करती है, ये नियम फॉलो करती है कठिन से सरल की ओर। भाषा कभी भी सरल से कठिनाई की तरफ नहीं बढ़ती है, नहीं ले जाती है। पहले भाषा सीखने में क्या लगती है, कठिन लगती है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये कठिन, और उसके बाद हो जाती है ये सरल। तो हम इसी नियम को फॉलो करते हुए किसी भी भाषा को सीखते हैं। पहले वह कठिन होती है और धीरे धीरे हम उसको सरल बना लेते हैं। तो भाषा जो है कठिन से सरल की ओर चलती है। चलिए जान लेंगे भाषा के प्रकार क्या हैं। भाषा के यहाँ पर प्रकार हैं। वैसे तो भाषा के मेन 2 प्रकार दिए होते हैं, पर यहाँ पर हम 3 मानकर चलते हैं। एक होता है मौखिक, एक लिखित माना जाता है। मुख्य ये दोनों ही माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। पर तीसरा प्रकार भी यहाँ पर है इसका, ये होता है सांकेतिक भाषा। तो तीनों प्रकार जो हैं ये भाषा के हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक अर्थात जो भाषा हम बोलते हैं वो मौखिक में आती है। लिखित में आती है जो हस्तलिखित होती है, जिसको लिखा जाता है। और सांकेतिक में आती है ऐसी भाषा जिसमें हम ना तो लिखते हैं और ना ही बोलते हैं, केवल इशारों से, संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है सांकेतिक भाषा। चलिए देख लेंगे आगे इसमें क्या दिया है। यहाँ पर दिया है भाषा के कौशलों का विकास कैसे होता है। तो भाषा के जो कौशल हैं उनका विकास कैसे होता है, सुनने से होता है, बोलने से होता है, पढ़ने से होता है और लिखने से होता है। यहाँ पर सुनना कैसे होता है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर विचारों को प्रकट करना, पढ़कर अर्थ को ग्रहण करते हैं और लिखकर क्या करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये सारे कौशल जो हैं कैसे हैं, भाषा के विकास के कौशल कहलाते हैं। सुनना और पढ़ना क्या होता है, ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, अर्थात इसको ग्रहण किया जा रहा है। ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है, इसमें आता है सुनना और पढ़ना। लिखना और बोलना जो है ये अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, अर्थात इनका उत्पादन किया जा रहा है, इनको अभिव्यक्त किया जा रहा है। ऐसे कौशल जिनमें क्या होता है, अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये होते हैं लिखना और बोलना। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। भाषा के 3 रूप कौन से होते हैं। तो भाषा के 3 रूप कौन से होते हैं, अभी आपको मैंने समझाया कि भाषा के 3 रूप कौन कौन से हो सकते हैं। तो मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा भी होती है। तो यहाँ पर भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं लिपि क्या होती है। तो लिपि जो है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको लिपि कहा जाता है। ये होती हैं 2 प्रकार की, एक होती है ब्राह्मी लिपि और दूसरी होती है खरोष्ठी लिपि। सबसे पहले ब्राह्मी के बारे में जानते हैं। ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप जो है देवनागरी लिपि है, जो आजकल हम हिंदी लिखने में करते हैं। जो भी हम हिंदी भाषा को लिखने में लिपि का प्रयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि कहलाती है। इस लिपि को राष्ट्रीय लिपि का स्थान प्राप्त है। तो देवनागरी कैसी लिपि है, ये राष्ट्रीय लिपि है। और यहाँ पर जान लेंगे बाएं से दाएं इसको लिखा जाता है। आपने देखा होगा जब हम हिंदी भाषा को लिखते हैं, हिंदी का कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाईं तरफ लिखते हैं। तो इसकी लिपि कैसी है, ये देवनागरी है, राष्ट्रीय लिपि है और बाएं से दाएं लिखी जाती है। चलिए अब आगे जान लेते हैं खरोष्ठी लिपि क्या है। खरोष्ठी लिपि जो है ये क्या है, ये देवनागरी लिपि से एकदम उल्टी है, ये ब्राह्मी लिपि से एकदम उल्टी है। तो इसमें क्या है, वो लिखी जाती है लेफ़्ट टू राइट और ये लिखी जाती है क्या, ये लिखी जाती है राइट टू लेफ़्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, खरोष्ठी लिपि जो है ये एकदम उल्टी होती है किसकी, ब्राह्मी लिपि की। तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब हमने लिपियों के बारे में जान लिया है, जानते हैं भाषा अर्जन और अधिगम क्या है। यहाँ पर बात करते हैं भाषा का अर्जन क्या होता है।
भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। अर्थात ये हमें किसी से विरासत में नहीं मिली हुई है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे घर में रखी हुई थी और किसी ने हमको दे दी, ऐसा नहीं होता है। भाषा जो है ये अर्जित की जाती है, अर्थात हम इसको दूसरों से सीख लेते हैं, इधर उधर से या किसी और माध्यम से हम क्या करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर भी हम भाषा को अर्जित करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भी हम भाषा का अर्जन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, भाषा का अर्जन किया जाता है। बच्चा 3 प्रकार से भाषा को अर्जित करता है। तो ये कौन से 3 प्रकार हैं, चलिए इनको भी जानते हैं। पहला है अनुकरण के द्वारा। जैसे कि हम किसी को बात करते हुए देखते हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और उसके बोलने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं, अर्थात उसका अनुकरण करते हैं। या हम टीवी में कुछ देख रहे होते हैं और मान लीजिए हमने वहाँ पर कोई इंग्लिश का वर्ड देखा, इंग्लिश लैंग्वेज देखी जो हमें बहुत अच्छी लगी सुनने में, हमने सोचा कि हम भी इसका प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉपी करेंगे। हम उस चीज़ को बोल बोल कर देखते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसकी कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो ये हो गया अनुकरण। दूसरा हो जाता है अभ्यास से। जब भी हम किसी का अनुकरण करते हैं या कॉपी करते हैं तो हम उस चीज़ का अभ्यास करते हैं, हम बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, बोल बोल कर उस चीज़ को देखते हैं। तो ये हो जाता है अभ्यास। तो अभ्यास के द्वारा भी हम क्या करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। तीसरा होता है पुनरावृत्ति से। पुनरावृत्ति का मतलब होता है हम चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बोला यहाँ पर भाषा अर्जन, मैं ये सब नहीं बोल पा रही हूँ, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी, फिर पुनः प्रयास करूँगी, पुनरावृत्ति इसकी करती रहूँगी, तो क्या हो जाएगा, मुझे एक समय ऐसा आएगा कि ये बोलना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर भाषा अर्जन। तो तीनों प्रकार आपने भाषा अर्जन के जान लिए हैं। यहाँ पर दिया है भाषा सदैव होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। भाषा सदैव कैसी होती है, ये जन्मजात यहाँ पर नहीं मानेंगे आप। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। भाषा जो है अर्जित होती है, अर्थात इसका अर्जन किया जाता है। ये आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो आता है वो नोम चॉम्स्की के रेफरेंस से आता है, जैसे जिसमें नोम चॉम्स्की का जिक्र होता है, वहाँ पर आप भाषा को अर्जित नहीं कहेंगे। वहाँ पर नोम चॉम्स्की ने क्या माना है कि भाषा जो है जन्मजात है। तो ये एक अपवाद है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जब भी चॉम्स्की का नाम आएगा तो वहाँ पर ये जन्मजात हो जाएगी। पर चॉम्स्की अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, भाषा जो है हमेशा कैसी होती है, अर्जित की हुई होती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा यहाँ पर अर्जन होगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं भाषा अधिगम क्या होता है। अर्जन आपने जान लिया, यहाँ पर जान लेंगे अधिगम। यहाँ पर दिया है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा निरंतर क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। अर्थात आपने कोई नया वर्ड सीखा, किसी अदर लैंग्वेज में उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है और हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण आप कहेंगे तो वो अलग है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा क्या होती है, ये परिवर्तनशील होती है और एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बिना नियमबद्ध व्यवस्था के आप इसको नहीं बोल सकते हैं। भाषा जो है जटिल से सरलता की ओर बढ़ती है, तो ये भी आपको पता है। तो ये हो गया है हमारा भाषा का अधिगम। जब भी हम भाषा का अधिगम करते हैं तो एक नियमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल से अगर भाषा सीख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होती है भाषा नियमबद्ध तरीके से। और जब अर्जन करते हैं तब आप क्या करते हैं, बातचीत के माध्यम से या अंतःक्रिया से क्या सीख लेते हैं, भाषा सीख लेते हैं। तो वो कहलाता है अर्जन, जिसमें भी कोई व्यवस्थित प्रणाली का प्रयोग आपने नहीं किया है। चलिए इस पर आधारित अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जानते हैं भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम क्या है, भाषा सर्वव्यापक है, सभी जगह है। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा का विकास अच्छा होता है। भाषा को सीखने के लिए क्या संबंध होना चाहिए, भाषा का संबंध वातावरण से आवश्यक होना चाहिए। जैसा वातावरण आप बच्चे को देंगे वैसी भाषा बच्चा सीखेगा। आप मान लीजिए एक छोटे बच्चे की बात कर लेंगे। छोटा बच्चा है, 0 से 2 साल वाला बच्चा है और अब वो है क्या कर रहा है, भाषा का विकास उसमें धीरे धीरे हो रहा है। वो 1 शब्द 2 शब्द सीख रहा है, उसको कोई भाषा वहाँ पर नहीं पता है। आप क्या करते हैं, उसको आप मम्मा पापा बोलना सिखाते हैं। तो आपने अगर उसको मम्मा पापा बोलना सिखाया तो उसने मम्मा पापा ही सीखा, क्योंकि उसको वातावरण ऐसा दिया गया। अगर आप उसको सिखाते माता पिता तो बच्चा सीखता माता पिता। तो इसके लिए क्या है, भाषा अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए क्या होता है, भाषा अधिगम के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है। चलिए देख लेंगे आगे इसमें क्या है। जब भाषा अधिगम की बात करते हैं तो भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या है, उच्चारण की स्पष्टता है। भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए, अर्थात सभी की भाषा का विकास हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे दिया है भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। अगर आप भाषा का विविध प्रयोग करेंगे, अधिक बार प्रयोग करेंगे
तो आप भाषा में क्या हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रयोग की बात की गई है, उच्चारण की बात की गई है और यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने की बात की गई है। भाषा की पृष्ठभूमि में किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, अर्थात सबको अच्छे से भाषा सिखानी है। चलिए आगे देख लेते हैं इस पर एक आधारित क्वेश्चन भी। यहाँ पर दिया है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है। अनुचित अर्थात निगेटिव अर्थात नहीं वाला आंसर यहाँ पर आपको देखना है। चलिए देख लेंगे। विद्यालय गए बिना भी भाषा अर्जन संभव है, तो ये बात यहाँ पर करेक्ट है। अगर आप विद्यालय नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या कुछ बोल नहीं पा रहे। विद्यालय के बिना भी आप भाषा का अर्जन कर सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा का अर्जन संभव नहीं, ये निगेटिव है। और ये कैसे निगेटिव है, यहाँ पर व्याकरण की पुस्तक की बात की जा रही है। अगर आप व्याकरण की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं तो क्या आप भाषा का अर्जन नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पर गलत है। और जो गलत है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव ढूंढना था। चलिए इसको समझ लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, क्या वो व्याकरण सीखता है बोलने से पहले? जो माता पिता ने उसको भाषा सिखाई है, जिसका उसने अर्जन किया है, वो उसी को बोलना शुरू कर देता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसने कोई व्याकरण की किताब पढ़ी हो, कोई नियमबद्ध व्यवस्था का उसने पालन किया हो। तो यहाँ पर क्या है, व्याकरण की ज़रूरत भाषा सीखने में नहीं होती है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। बालकों में भाषा अर्जन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिया है भाषा अधिगम में या भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। अर्थात क्या है, जब भी आप भाषा सीखते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं, उसमें त्रुटियाँ होती हैं और ये सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे आपने कोई वर्ड सीखा, वो आपको बोलना नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, त्रुटि हो रही है, दोबारा से प्रयत्न करेंगे। थॉर्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि वाला सिद्धांत आप यहाँ पर ध्यान करेंगे। क्या करते हैं, बार बार त्रुटि करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर त्रुटि करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप उसमें सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको एक निगेटिव पॉइंट के रूप में नहीं देखा जाता है, इसको पॉजिटिव थिंग के रूप में लिया जाता है। त्रुटियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, तभी आप भाषा को सीख पाएंगे। समय के साथ ये समस्या जो है दूर भी हो जाती है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, बच्चा जो है विद्यालय आने से पहले, बच्चे के विद्यालय की एज क्या रखी गई है? एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है आपका 6 साल का फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, ये रखा गया है। उससे पहले प्री स्कूल की बात हो रही है, तो प्री स्कूल में बच्चा जो है कितना जाना चाहिए, बच्चा 3 साल का जाना चाहिए। 3+ की एज उसकी यहाँ पर बोली गई है। बच्चा 3 साल तक ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं है, कोई भाषा ही नहीं जानता है। अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने आस पड़ोस से उसने कुछ ना कुछ भाषा जरूर सीखी है। अर्थात भाषा की जटिलता और नियम को बच्चे ने क्या किया है, आत्मसात किया है। पूर्ण भाषिक क्षमता उसके अंदर है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ बोलना ही नहीं सीखा और आपने उसको विद्यालय भेज दिया है। यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी ने 3 साल बच्चे की एज रखी है, तो ये कथन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा अर्जन जो है क्या है, सहज है। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे नोम चॉम्स्की की, तो वहाँ पर क्या होता है, भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पर नोम चॉम्स्की नहीं दिया, तो यहाँ पर भाषा अर्जन जो है एक सहज प्रक्रिया है। तो नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका क्या आधार है। इसका आधार क्या माना गया है, इसका आधार जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे जो हैं परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, अपने बड़ों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें अधिक से अधिक मौके मिलेंगे। जहाँ पर ज़्यादा मौके मिलेंगे तो बच्चा क्या है, अधिक सीखेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा चांस उनको बातचीत करने के मिल रहे हैं, अंतःक्रिया करने के मिल रहे हैं, तो बच्चा जो है भाषा का विकास अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। पहली शर्त क्या है, बच्चे को जो है आप एक अच्छा निवेश, समृद्ध संप्रेषण का वातावरण उपलब्ध कराएं। अगर आप उसको वातावरण अच्छा देंगे तो भाषा अच्छे से सीख पाएगा। वातावरण ही अच्छा नहीं है, अर्थात उसके आसपास का जो माहौल है, जहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है वो अच्छी नहीं बोली जा रही, तो बच्चा भी वही भाषा सीखेगा। अगर आप बच्चे के आसपास जो है अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो बच्चा वही शब्द सीख लेता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ क्या हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं। ये पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, बच्चे विद्यालय आने से पहले। तो विद्यालय आने से पहले बच्चे क्या होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना, इन सब पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। तो ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा।
अगर पूर्ण अधिकार रखते हैं तो विद्यालय आने की आवश्यकता ही क्या है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चे जो हैं भाषा की नियमबद्ध व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर नियमबद्ध दिया हुआ है। अब बच्चा जो है, बच्चे से आप पूछ रहे हैं कि आज आपकी मम्मी ने क्या बनाया, बच्चा उसको पांठे बोलता है, पराठे नहीं बोलता है, पांठे बोलता है। तो ये जो है उसकी बोलने की कुशलता है। बच्चा जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है, अर्थात जो उसके घर पर उसके आसपास भाषा बोली जा रही है उसका वह प्रयोग कर रहा है। तो ये जो है ये भी नियमबद्ध व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इसको कहीं से भी कुछ भी बोल देगा, ये एक नियमबद्ध तरीके से उसने अपने घर से सीखी है। तो यहाँ पर ये जो है भाषा नियमबद्ध तरीके से चलती है, इसको आप मानेंगे, इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोरिसलेट। तो बच्चे को आप कोरिसलेट नहीं कह सकते हैं। बच्चा जब विद्यालय आता है कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ भाषा उसके पास होती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल आने की जो एज है उसमें वह बिल्कुल चुप होकर स्कूल आया है, उसने कोई भाषा सीखी ही नहीं और ना ही कुछ बोला है। तो ये गलत हो जाएगा। डी में दिया है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं है। समर्थ है जो उसकी मातृभाषा है उसका वह प्रयोग अच्छे से करना जानता है। तो ये कहना भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है भाषाई परिवेश जो है भाषा और भाषा के बीच अंतर का आधार है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जन और अधिगम। यहाँ आ जाएगा अर्जन। भाषाई परिवेश की बात करते हैं, चलिए देख लेंगे इसको। और इधर आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा अधिगम। आप जो हैं घर पर जो भाषा बोलते हैं और उसके बाद आप विद्यालय जाते हैं तो उस भाषा में कुछ ना कुछ डिफरेंस आप ज़रूर देखते हैं। विद्यालय की भाषा कुछ अलग होती है और घर की भाषा जो है वो अलग होती है। विद्यालय की जो भाषा है, जो कक्षा में आप भाषा सीख रहे हैं, वो अधिगम कहलाएगी। और जो अपने घर में, अपने आसपास, अपने माता पिता से, मित्रों के साथ आप बातचीत करते हैं, वो भाषा अर्जन कहलाता है। उन दोनों के बीच क्या है, अंतर होता है। तो ये अंतर क्यों होता है, ये होता है परिवेश के कारण। अर्थात जैसा वातावरण आपको मिल रहा है आप वैसी भाषा वहाँ पर बोल रहे हैं, उसका प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वातावरण जो है अर्जन, ये कहना गलत नहीं होगा कि वातावरण जो है, भाषाई परिवेश जो है अर्जन और अधिगम में क्या करता है, अंतर को दर्शाता है, स्पष्ट करता है, उसका आधार होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया है। भाषा के विकास में क्या है, मनोवैज्ञानिकों के कुछ कथन है। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। भाषा के विकास में मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कथन दिए हैं, उन कथनों को यहाँ पर देख लेते हैं। स्किनर की बात कर लेते हैं। स्किनर ने कहा क्या कि भाषा का जो विकास होता है अभ्यास करके होता है, अनुकरण करके होता है, नकल करके होता है और रटने से भाषा की क्षमता जो है ये प्राप्त हो जाती है। तो ये बात किसने कही, ये बात कही स्किनर ने। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आप स्किनर को टिक करेंगे। आगे देख लेते हैं चॉम्स्की। चॉम्स्की ने क्या कहा कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। तो यहाँ पर जन्मजात वाली बात आ जाती है तो आप चॉम्स्की को लगाएंगे। उसके बाद आती है वाइगोत्स्की की बारी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा को सीखता है। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का मेन रोल बताया भाषा सीखने में, ये है वाइगोत्स्की। उसके बाद देख लेंगे प्याजे। प्याजे ने कहा भाषा जो है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखी जाती है। इन्होंने परिवेश के साथ अंतःक्रिया दिया और वाइगोत्स्की ने समाज के साथ अंतःक्रिया दिया। परिवेश का मतलब इन्होंने वातावरण को इम्पोर्टेंस दी है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह के कथन आते हैं तो इनके आंसर इसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। भाषा की बात हो और चॉम्स्की का नाम ना आए तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। आप चॉम्स्की के बारे में भी जान लेंगे क्योंकि इससे हर लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता ही बनता है। लैंग्वेज की पेडागोजी अगर आ रही है, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो या संस्कृत की हो, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पर चॉम्स्की से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और चलिए इसको जान लेंगे। तो ये क्या है, प्रसिद्ध भाषाविद चॉम्स्की के अनुसार भाषा हमारी जन्मजात प्रतिभा होती है। इनका मानना है कि बच्चे के अंदर जो भाषा है वो जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने बच्चे को सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा। बच्चा जो है क्या है, एक सहज अधिग्रहण भाषा डिवाइस है। बच्चे को इन्होंने एक डिवाइस बताया, एक उपकरण बताया। और इन्होंने उसका क्या नाम दिया, उन्होंने उसका नाम दिया लैड। दिस इनेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज रूल्स इज़ द। तो ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाएगी, एल से यहाँ पर हो जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब हो जाता है भाषा। भाषा की बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद देख लेते हैं ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एक्विजिशन, अर्थात यहाँ पर अधिग्रहण। तो बच्चा जो है अधिग्रहण क्या कर रहा है उसकी बात हो रही है। आगे दिया है क्या, आगे दिया है इसमें डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण। तो उन्होंने बच्चे को क्या बताया, बच्चे को उन्होंने बताया कि बच्चा जो है भाषा अधिग्रहण करने का एक उपकरण होता है। इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि लैड की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए आगे देख लेंगे।
अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने बताया कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज एक्विजिशन की, पर यहाँ पर इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन तो बच्चे में होता ही है, इसके साथ तो बच्चा जन्म लेता ही है, और क्या करता है, साथ ही जल्दी भाषा को सीखने की क्षमता भी उसके अंदर होती है। तो ये बात जो है किसने बताई है, ये बताई है नोम चॉम्स्की ने, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया है नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो जहाँ पर आ जाती है इनेट के बाद जन्मजात की बात, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोम चॉम्स्की यही बात करते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। डी में दिया है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इस कथन का क्या अर्थ है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बच्चा रट्टा मारता है, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चा नकल करके सीखता है, ये गलत हो जाएगा। डी में दिया है बच्चा मातृभाषा के सहारे सीखता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर चॉम्स्की के आधार पर क्वेश्चन है बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन की क्षमता होती है, मस्तिष्क में ये क्षमता होती है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ज़्यादा सूटेबल है, करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत जो है ये किससे संबंध रखता है, तो ये किससे संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा अर्जन क्षमता की बात किसने की है, ये जो है चॉम्स्की ने की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। आगे कथन दिए हुए हैं, चलिए इन दोनों कथनों को देख लेंगे। भाषा प्लस विचार की बात करते हैं तो नाम किसका आता है, वाइगोत्स्की का आता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे में क्या होता है, पहले भाषा आती है, उसके बाद बच्चे का संज्ञान बढ़ता है, अर्थात उसके विचार आते हैं। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा फर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड पर विचार आ जाएंगे। चलिए आगे देख लेंगे। आगे दिया है सेकंड कथन में, यहाँ पर दिया है विचार और प्लस भाषा, तो पहले नंबर पर विचारों को किसने माना, पियाजे ने माना। इनका मानना था कि बच्चे को पहले ज्ञान आता है, संज्ञान आता है, अर्थात उसको पहले विचार आते हैं, उसके बाद क्या करता है बच्चा जो है भाषा को सीखता है। तो इन्होंने भाषा को दूसरे नंबर पर रखा, पहले विचार और दूसरे में भाषा। तो ये बात कही किसने, ये पियाजे ने कही। इससे क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर का। ये तो किसी भी पेडागोजी में आ सकता है, ईबीएस में आ सकता है, हिंदी में आ सकता है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी विषय की पेडागोजी में आ सकता है। जरूरी नहीं कि ये लैंग्वेज की पेडागोजी में ही आए। को आप ध्यान रखेंगे, जो जो आपको समझाया जा रहा है आप उसको ध्यान से समझते चलेंगे। इस क्लास को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आप पूरे जो डाउट हैं आपके हिंदी को लेकर, नोम चॉम्स्की को लेकर, वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसको देख लेंगे। आगे इसमें क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा को सीखते हैं, तो यहाँ पर बात किसकी आ गई है, बात समाज की आ गई है, और अंतःक्रिया करके भाषा सीख रहे हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने की, ये की है वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली क्या है। तो श्रवण कौशल यहाँ पर कहाँ से आया भाषा में, ये भी आप जान लेंगे। तो भाषा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या होता है, वो कौशल ही होते हैं। चलिए इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर जान लेंगे भाषा के कौशल क्या है। तो भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसका क्रम भी कई बार आ जाता है कि भाषा सीखने में जो भाषा के कौशल हैं उनका क्या क्रम होता है। तो क्रम होता है एल होता है, लिसन होता है, उसके बाद स्पीक करते हैं, फिर रीड करते हैं कोई चीज़, और उसके बाद राइट करते हैं अर्थात डब्ल्यू। LSR जो है ये क्रम है। और यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि सबसे पहला और अधिक प्रयुक्त होने वाला कौशल कौन सा है। तो सबसे पहला और अधिक प्रयुक्त होने वाला कौशल होता है यहाँ पर लिसन। सबसे ज़्यादा आप क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आप सुनने के कौशल का ही प्रयोग करते हैं। और सबसे कम उपयोग होने वाला और अंतिम कौशल के रूप में किसको देखा जाता है, तो नंबर 4 पर आता है रिटन कौशल, लिखने वाला कौशल। अर्थात सबसे कम जो उपयोग होता है वो लिखने वाले कौशल का होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है और अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है। तो जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, जैसे सुनना और पढ़ना, सुनकर हम चीज़ें ले रहे हैं और पढ़कर भी हम कुछ चीज़ें ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रहणात्मक कौशल हो जाता है। लिखना और बोलना अर्थात हम कोई चीज़ जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो आपने ये दोनों चीज़ भी जान ली हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए अब उस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे क्या है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याख्या प्रणाली। श्रवण कौशल का विकास क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को सुनेंगे, और सुनेंगे कब, जब उस चीज़ की क्या होगी, व्याख्या की जाएगी। तो सुनकर हम श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यहाँ पर बात कर लेते हैं हम श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो श्रवण कौशल क्या है, तो इसकी जो शिक्षण विधियाँ हैं ये भी जान लेते हैं। सुनकर चीज़ों को ग्रहण करना ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। सुनने की कला जो है श्रवण कौशल के अंतर्गत आएगी। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो इसकी शिक्षण की विधियाँ हो जाती हैं, एक हो जाता है इसमें सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन भी इसकी शिक्षण विधि है। टीचर जो है क्लास में व्याख्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, बच्चों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनका श्रवण कौशल विकसित हो जाएगा। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरी विधि जो होती है वो होती है यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि। अर्थात क्या हो रहा है, कक्षा में प्रश्नों पूछे जा रहे हैं और उनके उत्तर लिए जा रहे हैं, फिर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और फिर उत्तर लिए जा रहे हैं। तो ये हो जाता है प्रश्नोत्तर विधि। इससे भी श्रवण कौशल विकसित होता है। तीसरा हो जाता है यहाँ पर श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना। इससे क्या हो जाएगा, आपका सुनकर लिखने से श्रवण कौशल भी अच्छा हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आपका लेखन भी अच्छा हो जाता है। तो ये हो जाता है श्रुतलेख। उसके बाद 4 नंबर पर क्या जाएगा, 4 नंबर पर आ जाता है कहानी को कहना। कहना यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, कहानी को सुनना। कहानी कहना और सुनना जो है ये भी आ जाता है किसमें, ये भी आ जाता है श्रवण कौशल में, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियों में। तो चारों चीज़ जो हैं ये आप ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं एग्जाम में। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु जो सहायक दृश्य श्रवण सामग्री हैं वो क्या हैं। तो ग्रामोफोन है, टैप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है और चलचित्र हैं। तो क्या है यहाँ पर, तो इन सारी सामग्री से जो होता है क्या होता है, श्रवण कौशल जो है विकसित होता है। पर यहाँ पर पूछा जा रहा है दृश्य श्रवण, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो है चलचित्र हो जाएगा। ये सारे जो चीज़ हैं, सारे जो उपकरण हैं ये क्या हैं, ये श्रवण कौशल की सहायक सामग्री है। और दिया हुआ है चलचित्र, तो ये दृश्य श्रवण की सहायक सामग्री है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, नीलू छात्राओं को पढ़ाने के लिए वीडियो टेप रिकॉर्डर का उपयोग करती है। तो वीडियो टेप रिकॉर्डर क्या है, वीडियो टेप रिकॉर्डर की बात हो रही है। तो टेप रिकॉर्डर क्या होता है, ये होता है ऑडियो। ये आपको पता है कि इसमें सुना जाता है, अर्थात सुनने वाली चीज़ें जो हैं इसमें रिकॉर्ड होती हैं। आगे दिया है वीडियो। तो वीडियो क्या होता है, इसको देखा भी जा सकता है, अर्थात इसमें चलचित्र होता है। तो यहाँ पर देखना और सुनने की बात हो रही है, तो दृश्य और श्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में भारत की जलवायु पढ़ाने के लिए छात्रों को क्या करती है, मानचित्र दिखाती है। यह मानचित्र शिक्षण किस सामग्री के अंतर्गत आता है। तो ये किस सामग्री के अंतर्गत आएगा, मानचित्र में क्या होता है, उसमें आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं, या आप मुझे बताइएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मानचित्र में जो है आप केवल देख सकते हैं। तो मानचित्र देख सकते हैं, अर्थात ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाती है या लाता है। इस वस्तुओं को जाना जाता है। बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहा है, वह बर्तनों के बारे में पढ़ाना चाह रहा है। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, घर से बर्तन लेकर आता है, साथ ही खिलौने लाता है। तो ये किस तरह की सामग्री है, ये हो जाती हैं रियलिस्टिक चीज़ें, अर्थात बच्चों को वास्तविक वस्तुओं से पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लेंगे नेक्स्ट में क्या दिया है। यहाँ पर जानते हैं वाचन कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है। मानव प्रधानता क्या होती है कि अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की क्या होती है, अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। वाचन कौशल के उदाहरण है। यहाँ पर चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है, वाचन कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो वाचन कौशल आपका बोलने वाला कौशल की बात की जा रही है। इसको अगर आपको विकसित करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, केवल स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण आपको करना है, तो क्या इसमें त्रुटियां नहीं होंगी। त्रुटि जो है सीखने का या भाषा सीखने का क्या है, एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है, और त्रुटि जो है इसमें होती ही होती हैं। तो इसको पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। त्रुटियां अवश्य होती हैं जब भी आप किसी वाचन कौशल का प्रयोग करते हैं। आगे दिया है, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना। यहाँ पर आपको कोई संगीतज्ञ नहीं बनना है, तो ये जरूरी नहीं कि आपको केवल वाणी मीठी और सुरीली बनानी है। संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, ये वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं और कैसी आपकी वहाँ पर स्थिति है, ये वाचन कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उतार चढ़ाव और लय की बात कविता में होती है। देख लेंगे इसमें आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, बातचीत करना हो जाएगा, कहानी कहना हो जाएगा, कविता का पाठ पढ़ना हो जाएगा, या समाचार का वाचन हो जाएगा।
तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है। तो अगर आप बातचीत करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी अभिव्यक्ति होती है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो बातचीत के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति के विकास को बढ़ाया जा सकता है या सर्वाधिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या होता है। तो पठन कौशल अगर आप कर रहे हैं, पठन कौशल का आप विकास करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर बारीकी से आप पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचनाओं को ढूंढने के लिए जो विधि आप प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बारीकी से पढ़ने की विधि या बारीकी पठन उसको कहा जाएगा। यहाँ पर दिया है पठन के प्रकार। तो पठन के क्या प्रकार हैं, पठन के दो प्रकार हैं, एक होता है सस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। इससे भी क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। देख लेंगे सस्वर पठन क्या होता है। तो स्वर के साथ पढ़ते हुए अगर हम अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं तो ये कहलाता है हमारा सस्वर पठन, स्वर के साथ पढ़ना। और ये क्या होता है, ये पठन की प्रारंभिक अवस्था भी कहलाती है, अर्थात पहली सीढ़ी जो होती है सस्वर पठन, ये पढ़ने की पहली सीढ़ी भी कहलाती है। जब भी आप कोई वर्ण बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सस्वर पठन करते हैं, तभी आपको वो बोलना आता है। उसके बाद जान लेंगे मौन पठन क्या होता है। एकाग्र चित्र होकर पढ़ना, शांत रहकर पढ़ना, जिसमें कोई साउंड ना हो, कोई ध्वनि ना हो, तो वो कहलाता है हमारा मौन पठन। तो ये आपने जान लिया सस्वर पठन क्या है और मौन पठन क्या है। इन पर प्रश्न बनते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। यहाँ पर दिया है मौन पठन का लाभ क्या होता है। तो मौन पठन से क्या लाभ होता है, स्वयं अध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अर्थात किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बहुत वर्ड आप यूज़ करते हैं, यहाँ ये वर्ड है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की बात यहाँ पर हो रही है। तो सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति जो है वो आपके अंदर यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि आप शांत रहकर पढ़ते हैं। इसमें केवल आपके मस्तिष्क और जो आपकी आँखें हैं वही कार्य करती हैं, वही यहाँ पर व्यस्त रहती हैं। तो ये होता है सेल्फ स्टडी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है भाषा अर्जन की अवस्थाओं के क्रम क्या है। तो क्रम यहाँ पर 6 हैं, इनको भी जान लेंगे। यहाँ पर क्या है, जब आप बच्चे होते हैं 4 से 5 महीने के, 4 से 5 महीने के बच्चे की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। बच्चा रोता है तो आपको पता ही है, और उसके साथ में एक ध्वनि भी उत्पन्न करना शुरू वह कर देता है। तो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि को भी जानते हैं। बच्चा जैसे बोल रहा है मूँ, आपने देखा होगा छोटे बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं जो 4 से 5 महीने के होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको कूइंग बोला जाता है, अर्थात कुंजन इसको बोला जाता है। तो ये 4 से 5 महीने वाले बच्चे की बात यहाँ पर हो रही है। अब उसके बाद क्या होता है, बच्चा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, उसकी एज बढ़ती है। आगे देख लेंगे क्या है, आगे है यहाँ पर बबलाना या बेबी लिंग। बेबी लिंग क्या होता है या बबलाना क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चे की एज क्या होती है, इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 6 से 10 महीने की आप कह सकते हैं। तो बबलाने का क्रम कब आता है, जब बच्चा 6 से 10 महीने का हो जाता है। तो बच्चा जो है 2 वर्ड को मिलाकर बोलना शुरू कर देता है, जैसे दा दा दा, पा पा पा। ये आपने अपने घर में भी बच्चों को अक्सर देखा होगा। चलिए अब आगे देख लेंगे अगला क्रम क्या है। यहाँ पर दिया है एक शब्द का उच्चारण। तो जब बच्चा 10 से 12 महीने का होता है, कितने महीने का होता है, 10 से 12 माह के बच्चे की बात यहाँ पर की जा रही है, तब बच्चा क्या करता है, पूरा शब्द बोलना शुरू कर देता है। जैसे पापा बोलता है, दादा बोलता है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये उसके एक शब्द का उच्चारण कहलाएंगे। आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, टेलीग्राफिक वाचन क्या होता है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब भी पानी मांगते हैं तो वो क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जैसे कि मम्मम, उनको पानी पीना है। वो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि मम्मा मुझे पानी पीना है, वो बोलते हैं मम्मम, जिससे आप क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि बच्चे को पानी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह के वर्ड का यूज जो बच्चा करता है तो ये टेलीग्राफिक वाचन के अंतर्गत आता है। इसके बाद है 2 शब्दों का उच्चारण। बच्चा 2 शब्दों का उच्चारण कब करता है, बच्चा जब होता है 1.5 से 2.5 वर्ष का। तो यहाँ पर कितने की बात हो रही है, 1.5 से 2.5 वर्ष के बच्चे की बात यहाँ पर हो रही है। तब बच्चा क्या करता है, 2 शब्दों को मिलाकर बोलना शुरू कर देता है। जैसे बोलता है टाटा, इस तरह से बोलता है। तो ये एज होती है 2 शब्दों के उच्चारण की, ये होती है 1.5 से 2.5 वर्ष। उसके बाद होती है बुनियादी वयस्क वाक्य संरचना। तो बुनियादी और वयस्क का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है ये बड़ा हो गया है, अर्थात उसमें वयस्कता के गुण आने लगे हैं और बच्चा जो है पूरे सेंटेंस बोलने लगा है। वाक्य संरचना की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो अवस्था 3 वर्ष से ऊपर का बच्चा जो है इस अवस्था में आ जाता है। चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम बताने हैं। तो सही क्रम क्या हो जाएंगे, सबसे पहले बच्चा क्विंग करता है,
फिर उसके बाद बबलाता है, फिर एक शब्द उच्चारण करता है, फिर टेलीग्राफिक वाचन करता है। उसके बाद क्या करता है बच्चा जो है, शब्दों की अवस्थाओं और वयस्क संरचना पर पहुंच जाता है। वाक्य की वयस्क संरचना पर बच्चा आता है, तो ये क्रम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है क्विंग, बेबलिंग और एक दो शब्द की अवस्था बच्चे की कौन सी अवस्था में आती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है, ये होती है भाषा अधिगम की अवस्था, अर्थात बच्चा जो है भाषा को सीख रहा है। भाषा अधिगम अर्थात भाषा को सीखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे नेक्स्ट में क्या दिया है। क्या है भाषा के कौशल। तो भाषा के कौशल कौन से हैं, एक होता है ग्रहणात्मक कौशल जो सुनना होता है, पढ़ना होता है। दूसरा होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल जिसमें बोला जाता है अर्थात प्रोड्यूस की जाती है कोई चीज़, लिखा जाता है। तो ये दोनों कौशल हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए आगे देख लेंगे। व्यक्तात्मक कौशल क्या है, तो क्या है जिसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलना और जो लिखना होता है ये अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, अर्थात आप कोई चीज़ जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है। तो ग्रहणात्मक कौशल में क्या आता है, सुनना और पढ़ना आ जाएगा। सुनकर पढ़कर चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण होता है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना जो है ये बोलने के कौशल के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है लिखित सामग्री को मन ही मन बिना बात किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है यहाँ पर मौन वाचन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शांत होकर जिसमें मस्तिष्क और केवल आंखें जो हैं आपकी कार्य करती हैं, व्यस्त रहती हैं, तो ये मौन वाचन कहलाता है। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है बच्चे को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चे को आप लिखना सिखा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप क्या मानते हैं उसमें। यहाँ पर माना जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चा जो है अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर पा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम व मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो दोनों बताने हैं, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है। सबसे पहले क्या रूल फॉलो होता है जब भी आप भाषा सीखने के क्रम में जाते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू का क्रम यहाँ पर फॉलो होता है। लिसन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर स्पीक, आता है रीड करना, उसके बाद आता है राइटिंग, राइट करना चीज़ों को। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट क्रम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो लिखित अभिव्यक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। पत्र तो लिखित अभिव्यक्ति में आएगा, निबंध लिखना भी, नाट्य लेखन भी। वाद विवाद जो है इसमें केवल चर्चा होगी, ये लिखित अभिव्यक्ति में नहीं आएगा, ये मौखिक में आता है। ये किस में आता है, ये आता है मौखिक में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का सशक्त माध्यम क्या है। तो क्या सशक्त माध्यम होता है, वाद विवाद जब भी होता है तो जब क्या होता है, संवाद होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, तब क्या होता है यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का ये सशक्त माध्यम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वाद विवाद आप इसको बोलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कब होता है। तो लेखन क्रिया जब आप शुरू करते हैं तब क्या करते हैं, सीधी रेखा बनाते हैं। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। जिग-जैग वाली, स्क्रैबलिंग वाली ये लाइनें बनाता रहता है, कहाँ पर, जैसे कहीं दीवार पर भी वह बना देता है, उसको ज़रूरी नहीं कि कॉपी पेन ही चाहिए। तो चलिए इसमें आगे देख लेंगे ऑप्शन क्या दिए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिरछी रेखाओं से, इसको स्क्रैबिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है भाषाई कौशलों के संबंध में असत्य कथन बताना है, अर्थात निगेटिव बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है समस्त कौशलों का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना समस्त कौशलों के विकास की बात की जा रही है, कक्षा 5 तक ये हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे जो हैं हर कौशल में विकसित हो जाएं। तो ये कथन जो है रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है पोर्टफोलियो में मदद करता है। तो पोर्टफोलियो में मदद करता है, किस में मदद करता है ये बताना है। ये जो होता है बच्चे के क्रमिक प्रगति का आकलन करने के लिए यहाँ पर मदद करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी।
यहाँ पर भाषा संबंधी क्रमिक विकास की बात की जा रही है, उसके आकलन की बात की जा रही है। मौखिक कार्य करवाना चाहेंगे, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन करेंगे, कक्षा के कार्य का अवलोकन करेंगे या पोर्टफोलियो के अवलोकन पर जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर जो है आप उसकी निर्भरता को रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क जो है सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो यह कथन क्या है? यह कथन पूर्णतः सत्य है। सबसे पहले बच्चा जो है अपनी मातृभाषा को सुनता है, उसको सीखता है, तो मातृभाषा के लिए ही बच्चे का मस्तिष्क जो है सबसे पहले क्रियाशील होता है। आगे क्या दिया है? हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत किस पर कार्य करते हैं? यहाँ दिया है हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो हिंदी भाषा शिक्षण जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सरल से कठिन की ओर जाता है। पहले बच्चा एक शब्द बोल रहा है मान लीजिए, और जब धीरे धीरे वह अपना प्रयास करता रहता है तो वाक्य भी बोलना सीख जाता है, पूरे सेंटेंस लिखना बोलना सीख जाता है। तो यहाँ पर ये सरल से कठिन की ओर चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे को जो चीज़ें ज्ञात होती हैं उसी के आधार पर वह अज्ञात चीज़ों को भी खोज लेता है। तो ये भी कहना सही है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष चीज़ें बच्चे के सामने जो होती हैं उनको प्रत्यक्ष चीज़ें बोला जाता है। प्रत्यक्ष चीज़ों से जो चीज़ें बच्चे के सामने भी नहीं है, अप्रत्यक्ष की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसको बोला जाता है मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात उसको विशिष्ट चीज़ें बताई जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? बच्चे को वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होती हैं? आसान लगनी शुरू हो जाती हैं, अर्थात सामान्य उसको वो लगनी शुरू हो जाती हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर भाषा शिक्षण जो है ये चलता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें शिक्षण विधियाँ दी हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, आगमन से निगमन की ओर, अर्थात उदाहरण से क्या होता है? पहले उदाहरण देते हैं और उसके बाद क्या सीखते हैं? उसके नियम सीख लेते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलते हैं। विश्लेषण मतलब हो जाता है चीज़ों को तोड़ तोड़ कर छोटा करके, यहाँ पर छोटा कर लेंगे या टुकड़े की बात कर लेंगे, छोटा करके चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उनको जोड़ जोड़ कर पढ़ना सीख जाते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ कर पढ़ना। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है बहुभाषिकता क्या है? बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं, अर्थात वो एक से अधिक भाषा जानते हैं, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर दिया है भाषा रिक्त स्थान है, उसके बाद दिया है और फिर रिक्त स्थान है का एक उत्तम साधन है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। भाषा किस चीज़ का उत्तम साधन है ये बताना है। भाषा जो होती है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का लिए क्या होती है? एक उत्तम साधन के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है बहुभाषिकता क्या है? भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये रोंग हो जाएगा। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, तो ये भी रोंग हो जाएगा। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, यहाँ पर एक पूंजी के रूप में जो है बहुभाषिकता कार्य करती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं छोटे प्राइमरी लेवल के, तो उन्हें पसंद आती हैं कविताएं जो लयात्मक हों और जो गद्यात्मक हों। जो ऐसी कविताएं जो हैं बच्चे को पसंद आती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है कविता शिक्षण के अंतर्गत सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है कि भावों की अनुभूति हो, अर्थात भाव क्या है, कविता में क्या भाव दिए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, वो हमें पता चले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे। तो किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति होनी चाहिए, कविता में अलंकार की पहचान या कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति जो है ये कविता शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। तो त्रुटियाँ क्या कार्य करती हैं भाषा में? त्रुटियाँ जो हैं सीखने का संकेतक होती हैं, अर्थात त्रुटि करेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमारी सारी पेडागोजी हिंदी की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक पैराग्राफ को भी यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से करना है। ये आप खास ध्यान रखेंगे जब भी आप पैराग्राफ को सोल्व करें तो जो भी क्वेश्चन उसमें आए हैं आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही उनके आंसर देंगे। आप अपनी साइड से कोई भी आंसर नहीं करेंगे। अगर आपको सही लगता है कि ये आंसर हमारी साइड से सही हो सकता है तो वो सही नहीं माना जाता है। जो आंसर पैराग्राफ में दिए हैं वही सही माने जाते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेते हैं और शॉर्ट पॉइंट जो है वहाँ पर टिक कर लेंगे।
यहाँ पर दिया है बातचीत करते समय हमें क्या करना चाहिए, शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द जो होते हैं वो व्यक्ति को क्या करते हैं, उद्धत और महान बनाते हैं। अगर आप अच्छे शब्द बोल रहे हैं तो आप लोगों की नज़रों में महान बन जाएंगे, उद्धत बन जाएंगे। बातचीत को सुगम और प्रतिभाशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हिंदी भाषा चलती है, तो आप अगर हिंदी भाषा में ही बात करेंगे तो ज़्यादा आप प्रभावशाली अपने विचारों को रख पाएंगे। तो यहाँ पर प्रचलित भाषा का प्रयोग अच्छा रहता है। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते। या तो आप बिल्कुल किताबी भाषा बोल रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो क्लिष्ट है, तो वो भाषा सही नहीं मानी जाती है, उससे हमारे व्यक्तित्व पर चोट आती है। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, किस तरह का उसका व्यक्तित्व है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है। यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षक क्या है। शिक्षक को एक अभिनेता के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है, जो क्या है, अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से क्या करता है, विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात यहाँ पर की जा रही है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ को रीड कर लिया है। चलिए देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, शिक्षक होता है। तो शिक्षक क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि शिक्षक जो है एक अच्छा अभिनेता होता है। यहाँ पर राइट आंसर अभिनेता हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक एक अच्छा अभिनेता होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपने दिया है कि बातचीत में सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर दिया है शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए। शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शिक्षक वर्ग को सोच समझकर, नाप तोलकर चीज़ों को बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है बातचीत में आदान प्रदान होता है। जब बातचीत होती है तो तब क्या होता है, केवल विचारों का आदान प्रदान होता है, केवल भाषा का, केवल व्यक्तित्व का, या विचारों एवं व्यक्तित्व का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विचारों और व्यक्तित्व दोनों का आदान प्रदान जो है वो बातचीत में होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो क्या शीर्षक इसके लिए उचित हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शब्दों का चयन। इस शीर्षक में जो बात की जा रही थी कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें कौन से शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो आपको महान बनाते हैं, तो इसलिए इसका शीर्षक जो है, शब्दों का चयन जो है ये उचित रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसी के साथ यहाँ पर हिंदी की संपूर्ण रिवीजन की जो एक क्लास है कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमने संपूर्ण CDP हिंदी वाला जो है ये रिवाइज कर लिया है। हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आप अच्छे से सारे डाउट जो हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। समझे तो आपके पेपर में बहुत हेल्प होने वाली है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहे। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।